आज हम अर्ली मेडिवल इंडिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज को समझने वाले हैं, जहां पालास, प्रतिहारस और राष्ट्रकूटास जैसी तीन पावरफुल डायनेस्टीज नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स को शेप कर रही थी। लगभग 8th सेंचुरी एडी से 10th सेंचुरी का बीच का ये पीरियड मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल एम्बिशन और रीजनल डोमिनेंस से भरा हुआ था। इस पीरियड में ये तीनों डायनेस्टीज, पालास, प्रतिहारस और राष्ट्रकूटास, इनका मेन फोकस था नॉर्थ इंडिया पर इन्फ्लुएंस और कंट्रोल एस्टैब्लिश करना, स्पेशली एक इंपॉर्टेंट सिटी कन्नौज पर, जो कि उस टाइम पॉलिटिकल पावर का सिंबल बन चुकी थी। ये जो फेज था इंडियन हिस्ट्री में, इसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी कहा जाता है। ट्राइपार्टाइट का सिंपल मतलब होता है तीन तरफ से। हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में इसका मतलब है तीन पावरफुल किंगडम्स के बीच चलने वाला कॉम्पिटिशन। और ये तीन पावरफुल किंगडम्स, जैसे मैंने आपको बताया, ये हैं पालास, प्रतिहारस और राष्ट्रकूटास। ये तीन अलग अलग रीजन से आए स्ट्रॉन्ग एम्पायर्स थे और तीनों का मेन एम था नॉर्थ इंडिया इन जनरल और कन्नौज सिटी इन पर्टिकुलर पर कंट्रोल पाना। और कन्नौज पर रूल करने के लिए लगभग 200 साल तक इनके बीच लगातार लड़ाई होती रही। ये पीरियड आज से करीब 1200 साल पहले का है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए आज भी बहुत रेलेवेंट है। इस फेज के थ्रू हमें यह समझ आता है कि अर्ली मेडिवल इंडिया में सेंट्रलाइज्ड एम्पायर्स धीरे धीरे वीकन हो रहे थे और स्ट्रॉन्ग रीजनल किंगडम्स उभर के सामने आ रहे थे। पालास, प्रतिहारस और राष्ट्रकूटास के बीच की राइवलरी ने इंडियन पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन और पावर स्ट्रगल को एक नई डायरेक्शन दी, जो यूपीएससी के लिए भी एक हाईली इंपॉर्टेंट एरिया है। अब देखते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। नाउ सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ये आया कहां से, यानी कि इस पीरियड की शुरुआत किस सिचुएशन ने की। देखो, 7th सेंचुरी में एक बहुत ही पावरफुल रूलर था हर्षवर्धन। इसने रूल किया था अप्रोक्सीमेटली 606 एडी से 647 एडी तक। हर्षा बहुत पावरफुल और विजनरी रूलर था। उसने नॉर्थ इंडिया के फ्रेगमेंटेड पीसीस को एक साथ लाकर एक यूनाइटेड एम्पायर बनाया था। उसका एम्पायर पंजाब से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था और कन्नौज उसके एम्पायर की कैपिटल थी। हर्षा ने अपने एम्पायर में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मेंटेन किया था और उसकी पर्सनल अथॉरिटी पूरे एम्पायर में बहुत पावरफुल थी। लेकिन जब हर्षा की डेथ हुई तो उसका एम्पायर टूट गया। ये एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इससे अब नॉर्थ इंडिया में कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर बची नहीं थी एंड देयरफॉर नॉर्थ इंडिया में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था। विद टाइम इस पॉलिटिकल वैक्यूम की वजह से छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स इमर्ज होने पूरे नॉर्थ इंडिया में शुरू हो गए थे और बंगाल, बिहार और पूरा नॉर्थ इंडिया, सब जगह डिफरेंट रूलर्स ने अपना इंडिविजुअल रूल स्टार्ट कर दिया था। अब ये फिनोमेना एक काफी नेचुरल फिनोमेना है, क्योंकि जब एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर टूटा है तो लोकल रूलर्स अपनी स्ट्रेंथ यूज करके छोटे छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम्स एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो पोस्ट हर्षा पीरियड में यही एग्जैक्टली हुआ। हर्षा के बाद पूरे नॉर्थ इंडिया में छोटे बड़े एम्पायर्स उभरने लगे और इन सब नए उभरते एम्पायर्स में से 3 एम्पायर्स मेन थे। बंगाल में पालास, नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में प्रतिहारस और डेक्कन में राष्ट्रकूटास। और तो और ये तीनों एम्पायर्स काफी पावरफुल थे और इन तीनों एम्पायर्स का एक सिमिलर एम्बिशन था, जो कि था नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल करना और नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी पावर बनना। और इस एम्बिशन की वजह से इन तीनों एम्पायर्स के बीच में काफी वॉर्स हुई, जिसे हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। अब देखते हैं कन्नौज की इंपॉर्टेंस इन तीनों एम्पायर्स के लिए। अब यहाँ पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल फैक्टर यानी कन्नौज के बारे में बात करते हैं। कन्नौज एक ऐसी जगह पर लोकेटेड था जो स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये सिटी गंगा रिवर के किनारे आज के उत्तर प्रदेश के एरिया में था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक सिटी के लिए 3 बड़े एम्पायर्स क्यों लड़ रहे थे। देखो, कन्नौज की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा। सबसे पहला एस्पेक्ट था ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस। कन्नौज नॉर्थ इंडिया के बीचों बीच सेंट्रल गंजाटिक प्लेन्स में था। एक काफी सेंट्रल लोकेशन पर होने की वजह से अगर कोई रूलर नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल बनाना चाहता है तो कन्नौज पर कंट्रोल होना ऑलमोस्ट जरूरी था। और इसलिए कहा जाता है कि कन्नौज पर कंट्रोल मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल। दूसरा एस्पेक्ट था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। गंगा रिवर उस टाइम एक बहुत ही मेजर ट्रेड रूट था। इस रिवर के थ्रू सिल्क, स्पाइसेस और दूसरे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते थे। और क्योंकि कन्नौज गंगा के किनारे था, इसलिए ये धीरे धीरे एक मेजर ट्रेड का सेंटर बन गया था। नाउ ट्रेड से पैसा आता है, पैसे से वेल्थ बनती है और वेल्थ से पावर और इन्फ्लुएंस। तो जो भी कन्नौज को कंट्रोल करेगा उसके पास एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एडवांटेज होगा। अब तीसरा एस्पेक्ट था पॉलिटिकल और सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस। जब नॉर्थ इंडिया में स्ट्रॉन्ग एम्पायर जैसे मौर्यास और गुप्ता से, तब कन्नौज जैसी सिटीज पावर का सिंबल मानी जाती थी। हर्षा ने भी कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया था, क्योंकि ये सिटी अथॉरिटी और पावर को रिप्रेजेंट करती थी। इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के टाइम पर कन्नौज पर कब्जा करना मतलब ये कहना कि मैं नॉर्थ इंडिया का सबसे पावरफुल रूलर हूं। तो इसलिए तीनों एम्पायर्स कन्नौज पर रूल करना चाहते थे। चौथा और लास्ट एस्पेक्ट था एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस।
कन्नौज के आसपास का एरिया यानी गंगा यमुना दोआब बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। फर्टाइल लैंड का मतलब ज़्यादा फार्मिंग, और ज़्यादा फार्मिंग का मतलब ज़्यादा रेवेन्यू, और ज़्यादा रेवेन्यू का मतलब स्ट्रॉन्ग आर्मी और स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कन्नौज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी थी। अब इन तीनों पावर्स को अलग अलग समझते हैं, और इनमें से सबसे पहले देखते हैं पालस को। जब हम पालस की बात करते हैं तो ये डायनेस्टी मेनली बंगाल और बिहार के एरिया में रूल करती थी। पाला एम्पायर की शुरुआत लगभग 750 एडी के आसपास हुई थी। इस टाइम पर बंगाल के गौड़ रीजन में लोकल रूलर्स ने मिलकर एक लीडर को किंग इलेक्ट किया था। इस रूलर या किंग का नाम था गोपाला, और इसी से पाला डायनेस्टी की फाउंडेशन पड़ी। गोपाला ने लगभग 750 एडी से 770 एडी तक रूल किया था। नाउ पाला शब्द का मतलब संस्कृत में होता है प्रोटेक्टर। इस डायनेस्टी की एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसके लगभग सभी रूलर्स के नाम के एंड में पाला लगता था, जैसे गोपाला, धर्मपाला और देवपाला। पाला डायनेस्टी की कैपिटल पहले गौड़ थी और बाद में मुंगेर, जिसे मुड्डागिरी भी कहा जाता है, जो कि बिहार में है, इसे इसकी कैपिटल बना दिया गया था। पाला के किंगडम का एरिया मेनली आज के ईस्टर्न इंडिया यानी बंगाल और बिहार तक फैला हुआ था। रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पालास बुद्धिस्ट थे, और खासकर महायाना बुद्धिज्म को ये फॉलो करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि पालास ने बुद्धिज्म को एक्टिवली सपोर्ट और प्रमोट किया था। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज और लर्निंग सेंटर्स को इनके टाइम पर काफी ज्यादा पैट्रोनेज मिली थी, एंड बिकॉज ऑफ दिस हमें ईस्ट इंडिया में बुद्धिज्म का रिवाइवल देखने को मिला था पालस के टाइम पर। पाला डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर था धर्मपाला, जिन्होंने लगभग 770 एडी से 810 एडी तक रूल किया था। धर्मपाला ने पाला एम्पायर को काफी एक्सपैंड किया और पाला प्रतिहारा राष्ट्रकूटा के पावर स्ट्रगल में एक एक्टिव रोल प्ले किया था। जब कन्नौज पर कंट्रोल के लिए इन तीनों किंगडम्स के बीच में वॉर्स शुरू हुए तो पालस की तरफ से धर्मपाला ही लीड कर रहे थे। इस वजह से धर्मपाला को पाला डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है। पालस के बाद अब हम प्रतिहारस को देखते हैं। अब प्रतिहारा एम्पायर की बात करें तो ये एम्पायर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में स्प्रेड था। इनका रूल राजस्थान, मालवा, गुजरात और इंडो गंजेटिक प्लेन्स तक फैला हुआ था। प्रतिहारा डायनेस्टी का फाउंडर था नागभट्टा वन, जिन्होंने लगभग 730 एडी से 760 एडी तक रूल किया था, और नागभट्टा वन ने अवंती रीजन में लोकेटेड उज्जैन को अपनी कैपिटल बनाया था। रिलीजन के मामले में प्रतिहारास ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, मतलब ये हिंदू बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करते थे। उन्होंने हिंदू डाइटीज को पैट्रोनेज दिया, खासकर शैविज्म और वैष्णविज्म को। नाउ इस रिलीजन के पॉइंट पर पालस और प्रतिहारस बिल्कुल ऑपोजिट थे। जहां पालस बुद्धिस्ट थे, वहीं प्रतिहारस हिंदू और ब्राह्मणिकल वैल्यूज को प्रमोट करते थे। बाद में नागभट्टा टू आए, जिन्होंने 800 एडी से 833 एडी के बीच रूल किया, और इन्होंने प्रतिहारा एम्पायर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। नागभट्टा टू ने 815 से 816 एडी के आसपास कन्नौज पर कब्जा किया था, और प्रतिहारा एम्पायर की कैपिटल उज्जैन से कन्नौज शिफ्ट कर दी थी। ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था, क्योंकि नागभट्टा टू के अंडर कन्नौज अब प्रैक्टिकली प्रतिहारस का पावर सेंटर बन गया था। प्रतिहारा डायनेस्टी के सबसे फेमस और पावरफुल रूलर था भोजा वन, जिसे मिहिरा भोजा भी कहा जाता था। भोजा वन ने लगभग 836 एडी से 885 एडी तक रूल किया था। उसके टाइम पर प्रतिहारा एम्पायर अपने मैक्सिमम एक्सटेंट तक फैल गया था, और ये वेस्ट में सिंध से ईस्ट में बिहार तक फैल गया था। और प्रतिहारा एम्पायर को इतना एक्सपैंड करने की वजह से भोजा वन को प्रतिहारस का ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। इसके बाद अगर हम राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को ब्रीफ में देखें तो ये एम्पायर डेक्कन प्लेट्यू में रूल करता था। राष्ट्रकूटास के फाउंडर थे दंती दुर्गा, जिन्होंने लगभग 753 एडी से 756 एडी तक रूल किया था। दंती दुर्गा ने एक पावरफुल चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन टू को डिफीट करके राष्ट्रकूटा रूल की फाउंडेशन रखी थी। दंती दुर्गा के अंडर राष्ट्रकूटा की कैपिटल थी मान्यखेता, जो कि आज के महाराष्ट्र में शोलापुर के पास लोकेटेड है। रिलीजन के मामले में राष्ट्रकूटास मेनली शैविज्म और जैनिज्म को फॉलो करते थे। वो भगवान शिव के बहुत बड़े डिवोटीज थे, और साथ ही जैन रिलीजन को भी सपोर्ट करते थे। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के कुछ सबसे फेमस रूलर्स थे ध्रुव, धरावर्षा और गोविंदा थ्री। इनमें से गोविंदा थ्री सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर माने जाते थे। उन्होंने 793 एडी से 1814 एडी तक रूल किया था, और उनका टाइम राष्ट्रकूटा हिस्ट्री का सबसे मिलिटरीली सक्सेसफुल पीरियड माना जाता है। गोविंदा थ्री ने अपनी आर्मी को नॉर्थ इंडिया तक भेजा और कन्नौज पर कुछ टाइम के लिए कंट्रोल भी किया। उनके मिलिट्री कैंपेन्स बहुत एम्बिशियस थे, जिन्होंने राष्ट्रकूटास को एक पैन इंडिया पावर के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया था। अब देखते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल को थोड़े से डिटेल में। देखो, जब हर्षक एम्पायर टूट गया था तो नॉर्थ इंडिया में एक पावर वैक्यूम बन गया था। इसी टाइम पर, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि 3 बड़ी पावर्स अलग अलग रीजन्स में उभर गई थी। पालास बंगाल में, प्रतिहारस नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और राष्ट्रकूटास डेक्कन यानी साउथ से। इन तीनों के दिमाग में एक कॉमन सोच थी कि अगर नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल मिल गया तो हम सबसे पावरफुल एम्पायर बन सकते हैं।
नाउ कन्नौज नॉर्थ इंडिया का उस टाइम का पॉलिटिकल सेंटर था, वेल्थ का सेंटर था और कल्चर का भी सेंटर था। इसलिए तीनों पावर्स ने डिसाइड किया कि अगर नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल करना है तो कन्नौज पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नाउ इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का डिटेल्ड रिकॉर्ड्स हमें लगभग 785 एडी से 816 एडी के बीच मिलते हैं, लेकिन छोटी बड़ी लड़ाई लगभग 200 साल तक चलती रही। अगर इस स्ट्रगल को हम सिंपल तरीके से देखें तो इसके 3 मेन फेजेस है। फेज 1 अराउंड 790 एडी, जिसमें इनिशियल क्लासेस हुए, जहां पाला रूलर धर्मपाला ने अपने एम्पायर एक्सपैंड करना शुरू किया। उन्होंने कन्नौज पर क्लेम किया और वहां के लोकल रूलर चक्रयुधा को अपना पपेट बना दिया। लेकिन वत्स राजा जो प्रतिहारा रूलर थे, उसने धर्मपाला को डिफीट करके कन्नौज पर अपना कंट्रोल ले लिया। पर यह विक्ट्री ज्यादा टाइम तक नहीं रही, क्योंकि जल्दी ही राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुव धरावर्षा नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़े। ध्रुव ने वत्स राजा और धर्मपाला दोनों को डिफीट कर दिया लगभग 790 टू 791 एडी के अराउंड। फिर राष्ट्रकूटा साउथ की तरफ वापस चले गए और नॉर्थ में फिर से पावर वैक्यूम बन गया, जिसका फायदा उठाते हुए धर्मपाला ने दोबारा कन्नौज पर कंट्रोल किया। नाउ इस कन्फ्लिक्ट के फेज 2 में एंट्री होती है प्रतिहारा किंग नागभट्टा II की। वो एक बहुत ही केपेबल मिलिट्री लीडर थे। उन्होंने धर्मपाला को मुंगेर के पास डिफीट कर दिया था और कन्नौज को अपनी परमानेंट कैपिटल बना ली थी। 850 टू 816 एडी तक नागभट्टा II नॉर्थ इंडिया के सबसे पावरफुल रूलर बन चुके थे और इस टाइम प्रतिहारास इन तीनों एम्पायर्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। फिर आता है फेज 3, जिसमें हमें देखने को मिलता है राष्ट्रकूटा किंग गोविंदा III का नॉर्थ इंडिया का कैंपेन। राष्ट्रकूटा रूलर गोविंदा III, जो ध्रुव का सक्सेसर थे, इन्होंने लगभग 800 एडी के अराउंड एक मैसिव आर्मी के साथ नॉर्थ इंडिया पर अटैक किया। वो खुद भी नॉर्थ तक आए और अपने कैंपेन में नागभट्टा II को डिफीट किया और साथ में धर्मपाला को अपना सबऑर्डिनेट बना दिया और कन्नौज को अपने अंडर ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि उसका कंट्रोल कन्याकुमारी से कन्नौज तक फैल गया था। लेकिन डेक्कन में इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से गोविंदा III डेक्कन रीजन में वापस चले गए और जैसे ही वो गए, नागभट्टा II ने फिर से कन्नौज पर कंट्रोल कर लिया। यही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था, मतलब कोई भी एक पावर परमानेंटली सबको डिफीट नहीं कर पा रही थी। जब एक पावर स्ट्रांग होती थी तो दूसरी पावर्स उसे चैलेंज करती थी। सो कन्नौज और पूरा नॉर्थ इंडिया पर इन तीनों पावर्स में से कोई भी एक पर्टिकुलर पावर परमानेंट सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश नहीं कर पा रही थी। तो ओवरऑल लगभग 200 ईयर्स तक ये स्ट्रगल चलता रहा, कभी पालास आगे, कभी प्रतिहारस और कभी राष्ट्रकूटास। लेकिन कोई भी एम्पायर कभी परमानेंटली डोमिनेंट नहीं बन पाया। अब देखते हैं इस रीजन की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन को। जब हम पालास, प्रतिहारस और राष्ट्रकूटास के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं तो एक कॉमन पैटर्न हमारे सामने आता है, जिसे हम फ्यूडलिज्म कहते हैं। अर्ली मेडिवल इंडिया को समझने के लिए ये कंसेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्यूडलिज्म का सिंपल मतलब होता है कि किंग हर एरिया को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता। किंग यूजुअली सैलरीज की जगह लोकल रूलर्स और नोबल्स को जमीन दे देता था, जिसे लैंड ग्रांट्स भी कहा जाता था। इन ग्रांट्स को अग्रहारास, बृहदेयास या भूमि दाना भी बोला जाता था। नाउ ये जो लैंड दिया जाता था, इस लैंड का टैक्स कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और ओवरऑल गवर्नेंस इस लैंड के ओनर के अंडर ही होती थी। यानी कि सपोज किंग ने अगर एक अपने नोबेल को 10 विलेजेस की लैंड दी, तो फिर ये नोबेल इन 10 विलेजेस की लैंड को ओन करेगा, साथ ही इन विलेजेस का एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स कलेक्शन भी देखेगा। साथ ही ये नोबेल इस लैंड की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अपनी एक छोटी सी आर्मी भी रख सकता है। और इस नोबेल को जो टोटल टैक्स इन 10 विलेजेस से लिया गया है, उसका एक पोर्शन किंग को सबमिट करना पड़ेगा। इस सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये लैंड ग्रांट्स धीरे धीरे हेरिडिटरी बन गई थी। मतलब अगर किसी नोबेल को एक एरिया मिला तो उसके बाद उसका बेटा और फिर उसका पोता भी उस जमीन का मालिक बन जाएगा। टाइम के साथ जो लोग पहले किंग के लॉयल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो अपने अपने एरियाज के सेमी इंडिपेंडेंट रूलर्स बन गए थे। इन्हें समानता या फिर महासमानता कहा जाता था और इनके डिफरेंट लेवल्स होते थे। अब क्योंकि इन समानतास के पास जमीन, पैसा और अपनी खुद की आर्मी होती थी, तो वो अक्सर किंग की अथॉरिटी को चैलेंज भी करने लगे थे। ये समानतास या फ्यूडल सिस्टम पालास, प्रतिहारस और राष्ट्रकूटास तीनों के यहाँ था और ये इनकी एक बड़ी वीकनेस बन गई थी। इस किंगडम की सेंट्रल पावर धीरे धीरे इन सेमी ऑटोनॉमस समानतास के बीच में फ्रैगमेंट होने लगी थी। साथ ही किंग्स जो थे वो अपनी बहुत बड़ी आर्मी नहीं रखते थे, इंस्टेड वो समानतास की आर्मीज को हायर करते थे वॉर्स के लिए। इससे जो किंगडम्स की मिलिट्री पावर और ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी वीक हो गई थी। साथ ही में रेवेन्यू कलेक्शन पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, क्योंकि समानतास के पास टैक्स कलेक्शन का मेजर पोर्शन जाता था। सो ओवरऑल इस पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। अब देखते हैं कल्चर और रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशंस को। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के पीरियड की एक बहुत ही अच्छी बात यह थी कि पॉलिटिकल केओस के बावजूद इस पीरियड में कल्चर काफ़ी ग्रो हुआ।
इस पीरियड के दौरान आर्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजन और लिटरेचर में काफ़ी प्रोग्रेस हुई। पालास की बात करें तो उन्होंने बुद्धिज्म को स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट दिया। धर्मपाला ने लेट 8th सेंचुरी एडी में विक्रमशिला महाविहारा बनवाया और साथ ही में पहले से ही प्रेजेंट नालंदा जैसे एजुकेशनल सेंटर्स इंटरनेशनल लेवल के बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स थे, जहां तिब्बत, नेपाल, म्यांमार, जावा और श्रीलंका जैसे एरिया से स्टूडेंट्स और मॉन्क्स पढ़ने आते थे। पालास के टाइम पर पाला स्कूल ऑफ स्कल्पचर काफ़ी फेमस हुआ। इसमें मेनली बुद्धिस्ट डायटीज को दिखाया जाता था। इन स्कल्पचर्स का स्टाइल सिंपल, ग्रेसफुल और एलिगेंट होता था, जो एशिया के कई रीजन्स में पॉपुलर हो गया था। साथ ही में पालास ब्रोंज आइडल मेकिंग में भी एक्सपर्ट थे। नालंदा और कुर्कीहार जैसे जगहों पर वर्कशॉप्स होती थी जहां ब्रोंज आइडल्स बनते थे और नेपाल, तिब्बत और म्यांमार तक एक्सपोर्ट होते थे। साथ ही पालास ने मैन्युस्क्रिप्ट इल्यूमिनेशन को भी डेवलप किया। पाम लीफ पर लिखे मैन्युस्क्रिप्ट्स को सुंदर पेंटिंग से सजाया जाता था। ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स का एक फेमस एग्जाम्पल है अष्टसहस्र का प्रज्ञा पारमिता, जो आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में प्रिजर्व्ड है। साथ ही आर्किटेक्चर में पालास ने बड़े बड़े महाविहारस बनाए, जैसे सोमापुरा और विक्रमशिला, जो ब्रिक से बने होते थे और जिन पर टेराकोटा डेकोरेशंस होती थी। अब प्रतिहारस के कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखें तो उन्होंने हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। उनके टाइम पर नगारा स्टाइल के टेम्पल्स बने, जो नॉर्थ इंडिया की खास पहचान थी। ग्वालियर के तेली का मंदिर और कांगड़ा वैली का बैजनाथ टेम्पल इसके फेमस एग्जाम्पल्स हैं। इन टेम्पल्स में कर्व्ड शिखारा, डिटेल्ड स्टोन कार्विंग्स और हिंदू गॉड्स की स्कल्पचर्स होती थे। प्रतिहारस के टाइम पंचयातना स्टाइल भी पॉपुलर हुआ, जिसमें एक मेन टेम्पल और 4 छोटे छोटे टेम्पल इसके अराउंड होते थे। प्रतिहारस ने संस्कृत लिटरेचर, वैदिक रिचुअल्स और हिंदू फिलॉसफी को सपोर्ट किया, जिसे ब्राह्मणिकल वैल्यूज का रिवाइवल भी कहा जाता है। अगर राष्ट्रकूटास की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी लेगेसी थी रॉक कट आर्किटेक्चर। एलोरा का कैलासा टेम्पल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा 1 के टाइम पे बना था। ये टेम्पल एक ही पहाड़ के पत्थर को काट काट कर बनाया गया था। सोचो, लगभग 2 लाख टन से ज्यादा पत्थर हटाकर एक पूरा 3 स्टोरी टेम्पल काप किया गया, और ये अपने टाइम का एक इंजीनियरिंग मार्वल था। इस टेम्पल में शिवा के डिफरेंट फॉर्म्स, पार्वती के साथ सीन्स और रामायण महाभारत की कहानियों के स्कल्पचर्स बने हुए हैं। इसके अलावा राष्ट्रकूटास ने संस्कृत के साथ साथ कन्नड़ा लिटरेचर को भी प्रमोट किया। ओवरऑल चाहे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, लेकिन कल्चरल डेवलपमेंट रुकी नहीं। आर्ट, एजुकेशन, टेम्पल्स और लिटरेचर ने इस पीरियड को इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही कल्चरली रिच फेज बना दिया था। अब देखते हैं इस पीरियड के इकोनॉमिक्स और सोशल एस्पेक्ट्स को। जब इस पीरियड के दौरान फ्यूडल सिस्टम इवॉल्व हो रहा था, तो इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों में काफ़ी चेंजेस आए। सबसे पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमी का सेंटर बन गया था। पास्ट में स्पेशली गुप्ता पीरियड में सेकेंड अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिली, जहां नए सिटीज इवॉल्व हो रहे थे और ये शहर इकोनॉमी का सेंटर बन गए थे। लेकिन इस टाइम पर इकोनॉमिक पावर धीरे धीरे फिर से विलेजेस और फार्मलैंड्स की तरफ शिफ्ट हो गई थी। किंग से ब्राह्मण्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स को लैंड ग्रांट्स दिए, और इन एग्रीकल्चरल जमीनों से इन न्यू लैंड ओनर्स के द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जाने लगा, और ये जो टैक्स कलेक्ट होता था ये इनकम का मेन सोर्स होता था। देयरफॉर इस पीरियड में एग्रीकल्चर जो था वो इनकम का मेन सोर्स बन गया था, इंस्टेड ऑफ ट्रेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा बड़ा चेंज ये था कि एक नई लैंड ओनिंग क्लास पैदा हो गई थी। समांतास और ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स एक मिडिल क्लास जैसे बन गए थे, जो राजा और आम लोगों के बीच का रोल प्ले करते थे। तीसरा, पीजेंट्स की पोजीशन टाइम के साथ और वीक हो गई थी। पहले किसानों के पास कलेक्टिव राइट्स होते थे और लैंड का यूज मिलकर होता था, लेकिन जब लैंड ग्रांट्स हेरिडिटरी बन गए थे तो किसान डायरेक्टली किसी नोबेल के कंट्रोल में आ गए थे, और धीरे धीरे ऐसी कंडीशंस बन गई थी जहां किसान एक ही जमीन पर बंध गए थे और एक बॉन्डेड लेबर जैसी सिचुएशन पैदा हो गई थी। चौथा चेंज ये आया कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में डिक्लाइन देखने को मिला। लगातार वॉर्स की वजह से ट्रेड रूट्स अनसेफ हो गए थे और अलग अलग लोकल रूलर्स ने अपनी बाउंड्रीज बना ली थी, जिससे रीजन्स के बीच ट्रेड मुश्किल हो गया था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इकोनॉमी लोकल लेवल पर ही सिमट कर रह गई थी। पांचवा चेंज ये आया कि सी ट्रेड भी कम हो गया था, और खासतौर पर प्रतिहारस के लिए, क्योंकि जब उन्होंने राष्ट्रकूटा से हारने के बाद गुजरात को लूज किया तो उनके हाथों से सी का एक्सेस चला गया था, जिससे उनके सी ट्रेड पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इन सबका ओवरऑल इफेक्ट ये हुआ कि बड़े शहर डिक्लाइन होने लगे थे। पहले कन्नौज और पाटलिपुत्रा जैसी सिटीज मेजर ट्रेड सेंटर्स थे, लेकिन अब फोकस छोटे टाउन्स और विलेजेस पर शिफ्ट हो गया था। अब देखते हैं इस पीरियड में एक यूनाइटेड पैन इंडिया एम्पायर क्यों नहीं बन सका। देखो, नेचुरली ये सवाल आता है कि जब ये 3 एम्पायर जितने पावरफुल थे तो फिर पूरे इंडिया में एक बड़ा एम्पायर क्यों नहीं बन पाया। इसके पीछे के कई रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कंटिन्यूअस वॉरफेयर। लगभग 200 ईयर्स तक पालास, प्रतिहारस और राष्ट्रकूटास के बीच लगातार वॉर्स चलती रही।
वॉर्स का मतलब होता है ज़्यादा खर्चा, जिसमें आते हैं आर्मी को मेंटेन करना, सोल्जर्स को सैलरीज देना और वेपन्स बनाना। इतनी लंबी वॉर्स ने तीनों एम्पायर्स को थका दिया था और सब धीरे धीरे वीक हो गए थे। दूसरा रीजन था फ्यूडल फ्रेगमेंटेशन। समानता सिस्टम की वजह से किंग की पावर ऑलरेडी वीक थी। जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तब समानतास अपनी खुद की पावर बचाने में लग जाते थे और किंग का साथ नहीं देते थे, और इस वजह से किंग्स के पास जितनी पावर और अथॉरिटी होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। तीसरा रीजन था स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी का ना होना। मौर्यास और गुप्ता पीरियड में ट्रेड ऑफिशियल होते थे जो एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चलाते थे, लेकिन इस पीरियड में पोस्ट ज्यादातर फैमिली और लॉयल्टी के बेसिस पर मिलती थी, एबिलिटी के बेसिस पर नहीं। इससे एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। चौथा रीजन था सिंगल क्लियर विजन का लैक होना। तीनों एम्पायर्स अपनी अपनी पावर्स बढ़ाना चाहते थे, लेकिन कोई भी दूसरे को पूरी तरह से हराकर परमानेंट कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं कर पाया, और इन सब रीजंस की वजह से एक पैन इंडियन एम्पायर हमें इस पीरियड में देखने को नहीं मिला। अब देखते हैं कि इस पीरियड के बाद क्या हुआ। देखो, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के फेज को समझने के बाद नेचुरली ये सवाल आता है कि फिर आगे क्या हुआ। तो देखो, 10th सेंचुरी के आते आते ये तीनों एम्पायर्स डिक्लाइन हो गए थे। डेक्कन में राष्ट्रकूटास की जगह लेटर चालुक्यस आ गए थे, बंगाल में पालास की जगह सेनास ने ले ली थी, और प्रतिहारस धीरे धीरे वीक हो गए, जिनके बाद छोटे छोटे राजपूत किंगडम्स उभर कर सामने आने लगे। लेकिन इस टाइम साउथ इंडिया में बिल्कुल अलग पिक्चर थी। जब नॉर्थ इंडिया पॉलिटिकल तौर पर टूट रहा था, तब साउथ इंडिया में चोलास एक स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलाइज एम्पायर बना रहे थे। चोलास के पास स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी, डिसिप्लिन आर्मी और वेल प्लान एडमिनिस्ट्रेशन था। इसका मेन रीजन ये था कि चोलास ने फ्यूडल सिस्टम को ज्यादा ग्रो नहीं होने दिया था, और इसलिए उनकी सेंट्रल पावर स्ट्रांग बनी रही। इस कंपैरिजन से हमें एक इंपॉर्टेंट बात यह समझ में आती है कि नॉर्थ इंडिया का फ्रैगमेंटेशन और साउथ इंडिया का कंसोलिडेशन दोनों मेडिवल इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट थे। इसी दौरान जब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था, तो नॉर्थ वेस्ट से इस्लामिक इन्वेजन भी शुरू हो गए थे। 11th सेंचुरी तक महमूद ऑफ गजनी के अटैक्स भी नॉर्थ इंडिया में होने लगे थे। नॉर्थ इंडिया ऑलरेडी वॉर से थका हुआ था और पॉलिटिकली डिवाइडेड था, इसलिए आउटसाइड फोर्सेस के लिए ये एक इजी टारगेट बन गया था। एंड एज अ रिजल्ट हमें नॉर्थ इंडिया में इसके बाद इस्लामिक रूलर्स की एंट्री देखने को मिलती है। सो ये थी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की कहानी। एक ऐसा पीरियड जहां पालास, प्रतिहारस और राष्ट्रकूटास ने लगभग 200 ईयर्स तक नॉर्थ इंडिया के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई भी पूरे नॉर्थ इंडिया पर परमानेंट कंट्रोल नहीं बना पाया। इस स्ट्रगल ने फ्यूडलिज्म को स्ट्रॉन्ग किया, एम्पायर्स की सेंट्रल अथॉरिटी को वीक बनाया और नॉर्थ इंडिया को एक लंबी पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन की तरफ ढकेल दिया। सो दिस वाज द टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।